गलियारों में ये कहा जा रहा है कि जय दीदी कलकत्ते वाली ममता बनर्जी तो ऐसी बाजीगर के रूप में उभरी हैं जिन्होंने अपनी सीट दांव पर लगा दी, लेकिन अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिला दी। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपनी हार कबूल कर ली, लेकिन ये भी कहा कि ये मैच है, नंदीग्राम का फैसला उन्हें मंजूर है। एंड डोंट वरी फॉर नंदीग्राम, फॉरगेट वन थिंग, for struggle you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement, so I have forgotten now. It's okay, let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. Election Commission, I must say, how they fought with us, just like a BJP spokesperson. Even really I am sorry, when I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. You see the other state, full of state given one mandate and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally, they were stopped surveillance, they have stopped survivor about 3 hours, they announced the winning and after that they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case, we will file the court case and we will fight for that. দুটো স্লোগান খুব কাজে লেগেছে, আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরাও দিয়েছেন, খেলা হবে আর জয় বাংলা। তাদের সকলকে আমি সত্যিই খেলা হয়েছে এবং খেলা শেষে আমরা জিতেছি। एक तरफ बीजेपी की सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज चुनाव प्रचारक, उनके सामने व्हील चेयर पर ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी अकेले ही बीजेपी की पूरी सेना पर भारी पड़ गई। बीजेपी ने नारा दिया था कि अब की बार 200 पार। नारे को वो पूरा तो नहीं कर पाए, लेकिन इसे पूरा कर दिया ममता बनर्जी ने। बंगाल में ममता की अगुवाई में टीएमसी को मिली अद्भुत पिच। उनके दावों की धज्जियां उड़ गईं। ममता बनर्जी की आंधी ऐसी चली जिसमें बड़े बड़े महारथियों के तंबू उखड़ गए। দুটো স্লোগান খুব কাজে লেগেছে, আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরাও দিয়েছেন, খেলা হবে আর জয় বাংলা। তাদের সকলকে আমি সত্যিই খেলা হয়েছে এবং খেলা শেষে আমরা জিতেছি। राजनीति के चौसर पर चतुर चालें चलने वाली बीजेपी की सारी चालें नाकाम हो गईं। दागियों और बागियों के सहारे बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ जो व्यूह रचना की थी, ममता बनर्जी के विजयी रथ ने उस चक्रव्यूह के 7 द्वारों को तोड़ कर नेस्तनाबूद कर दिया। ममता के रथ को रोकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी और पीरजादा की जुगलबंदी भी औंधे मुंह गिर गई। ममता बनर्जी की आंधी कुछ ऐसी चली जिसमें न सिर्फ बीजेपी के महारथियों के पांव उखड़ गए, बल्कि जिन्होंने फायदे की चाहत में ममता को छोड़ बीजेपी का दामन पकड़ा था, उनकी खाट खड़ी हो गई। टीएमसी से बीजेपी में गए रविंद्रनाथ भट्टाचार्य सिंगूर में टीएमसी प्रत्याशी के सामने हार गए। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज सीट पर ममता के सिपहसालार अरूप विश्वास ने धूल चटा दी। टीएमसी से बीजेपी में आई वैशाली डालमिया भी टीएमसी प्रत्याशी से मात खा गई। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को चुनचुरा सीट पर टीएमसी प्रत्याशी ने घेर लिया। पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता तारकेश्वर सीट पर मात खा गए। दीदी, ओ दीदी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दुर्ग को ढहाने की कोशिशों में बीजेपी ने अपनी पूरी सेना उतार दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बेहद आक्रामक चुनाव प्रचार किया। आदरणीय दीदी, जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। आक्रामक चुनाव प्रचार के साथ बीजेपी ने बंगाल में विकास का नारा दिया था। हवा का रूप क्या है,
আসল পরিবর্তন आज पश्चिम बंगाल की जरूरत है। सोनार बांग्ला का शंखनाद होता हुआ हर कोई यहां सुन रहा है। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जत्थे। जवाब में दीदी ने बस यही कहा, खेला हो गए। बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना, दंगा बॉस चाइना, सिंडिकेट चाइना। बीजेपी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गजों को चुनाव प्रचार में उतार दिया गया था। बीजेपी ने टीएमसी के तमाम कद्दावर नेताओं को भी अपने पक्ष में कर दिया था। बंगाल में स्टार वार भी हुआ। इसी क्रम में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी के पाले में आ गए थे। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো। এক বলে ছবি, আর সেটাই আমি। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখ। और इधर ममता बनर्जी अपने प्लास्टर चढ़े पैर के सहारे व्हील चेयर पर अकेले मोर्चा संभाले हुए थी। अपने तरफ इल्जामों की आक्रामक झड़ी का वो बेहद आक्रामक अंदाज में जवाब भी दे रही थी। खेला तो होबेई रे, খেলা তো হবেই, এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही थी, लेकिन ममता मुतमईन थी कि जीत उन्हीं की होगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की ये जीत बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ विधानसभा चुनावों में दीदी की जीत नहीं है, विपक्ष इसमें 2024 का ट्रेलर भी देख रहा है। मौसमी सिंह के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। बंगाल के चुनावी अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बंगाल की जनता को सोनार बांग्ला के नारे से लुभाने में जुटे थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जय श्री राम का नारा देकर हिंदुत्व की लहर बनाने में जुटे थे। लेकिन ममता बनर्जी के पास भी मास्टर स्ट्रोक्स थे, एक नहीं बल्कि पूरे 5 मास्टर स्ट्रोक्स, जिनके सहारे ममता बनर्जी ने टीम मोदी के अरमानों पर पानी फेर दिया। রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা, দুম্বা দুম্বা, বুম্বা বুম্বা, বাম্বা বাম্বা। খেলা হবে। চন্ড মন্ড ভূতপদে দেবী দুর্গা বীজ বিনাশিনী পরতে চণ্ডিকায় নমঃ। दीदी के इसी अंदाज पर एक बार फिर रीझ गई बंगाल की जनता। 10 साल तक राज करने वाली ममता बनर्जी को एक बार फिर 5 साल के लिए प्रचंड बहुमत के साथ सौंप दिया बंगाल का सिंहासन। Let us cross the fingers, and I must congratulate my people, all the people. And I am grateful to my Bengal people, and whatever we have given the commitment to the people, we will fulfill all the commitments. ममता बनर्जी के लिए चुनावी लड़ाई आसान नहीं थी। बीजेपी ने पूरी घेराबंदी कर रखी थी। ममता की पार्टी के सेनानी एक एक करके बीजेपी में जा रहे थे, लेकिन संघर्ष की भट्ठी में तपकर निकली ममता बनर्जी भी कहां हार मानने वाली थी। बीजेपी की हर चाल पर उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला। ममता बनर्जी के दाहिने हाथ कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया था। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। ममता ने इस चुनौती को कबूल किया। यही नहीं, उन्होंने सिर्फ एक सीट से ही पर्चा भरा। ममता ने इससे संदेश दिया कि वो किसी भी चुनौती से घबराने वाली नहीं है। जो डर गया समझो घर गया।
ममता भले ही नंदीग्राम में कांटे के संघर्ष में फंस गई, लेकिन उनकी इस दिलेरी का अच्छा संदेश बंगाल के मतदाताओं के बीच गया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ जैसे हार्डकोर हिंदुत्ववादी नेताओं को प्रचार के मैदान में उतारा था। जवाब में ममता बनर्जी ने मंच पर ही चंडी पाठ करके इसका जवाब दिया। बंदिताग्नि जुगे देवी सर्व सौभाग्य दायिनी चंड मुंड बोधे देवी चंड मंड बोधे देवी दुर्गा बीज विनाशिनी सर्वसार्थी ऋके देवी जगधात्री नमस्तुते नतेभ्य सर्वदा भक्तां पनते चंडिकाय नमो। बंगाल के इस चुनावी रण में ममता के पांव में प्लास्टर भी एक फैक्टर बन गया। दरअसल 10 मार्च को नंदीग्राम में नामांकन के दिन ममता बनर्जी के पांव में चोट लग गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पांव को कुचलने की कोशिश की गई। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে, জোরে চাপ আসে। এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। ममता के पांव पर प्लास्टर चढ़ गया और व्हीलचेयर पर ही उन्होंने प्रचार किया। व्हीलचेयर पर ही रैलियां की, रोड शो में भी वो व्हीलचेयर पर ही रहीं। बीजेपी नेता उनके पांव की चोट पर सवाल उठाते रहे। ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছে। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। बीजेपी नेता डर रहे थे कि ममता की चोट कहीं सहानुभूति की लहर न बना ले। इस नाते वो उनकी चोट पर आक्रामक होते रहे। ये ममता बनर्जी के लिए फायदेमंद रहा, उन्हें सहानुभूति के वोट मिले। व्हीलचेयर पर बैठे बैठे उन्होंने बंगाल से बीजेपी के पांव उखाड़ दिए। इमोशनल कार्ड हो सकता है, चोट लगी है दीदी को वो हो सकता है, ये बात हो सकती है कि बाहरी ये वाली बात हो सकती है, कुछ ना कुछ है ऐसा जो हम इसकी समीक्षा करेंगे। कैंडिडेट सिलेक्शन का गड़बड़ ऐसे कुछ है जो लोग नहीं, कैंडिडेट तो हमने अच्छे चयन किए, जो बेस्ट कैंडिडेट वही लड़े हमारे यहाँ। बीजेपी बंगाल वालों को सोनार बांग्ला का सपना दिखा रही थी, वहीं ममता बनर्जी ने चुनाव को बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया था। बीजेपी को बाहरी साबित करने में ममता कामयाब रहीं। যতই করো হামলা জবাব দেবে বাংলা, যতই করো জুমলা জবাব দেবে বাংলা, যতই করো ক্ষতি বাংলা আনবে জ্যোতি, মানে আলো। মনে রাখবেন, মামাটি মানুষের অঙ্গীকার, আমরা নারীদের সুরক্ষিত করে রাখতে চাই। নারীরাই বাংলা গড়বে, ভাইরা পাশে থাকবে, বোনেরা গড়বে, বোনেরা তৈরি করবে। टीएमसी के तोलाबाज हर कदम पर अड़ंगा लगाते हैं। केंद्र से गरीब के लिए सस्ता चावल भेजा जाता है, उसको भी टीएमसी के तोलाबाज नहीं छोड़ते। बीजेपी ने बंगाल की जनता को विकास के खूब सपने दिखाए, लेकिन बंगाल की जनता ने सिर्फ ममता बनर्जी पर भरोसा किया। इस भरोसे के पीछे वजह भी है। बंगाल की जनता ने ममता का संघर्ष देखा है, किस तरह बंगाल की सत्ता पर 34 साल तक कब्जा जमाए लेफ्ट को ममता ने सत्ता से बेदखल किया, ये भी देखा है। 10 साल से ममता का शासन देखा है। साफ है कि जहां भरोसा है वही जीत है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।
बीजेपी का दावा था कि वो बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। ममता बनर्जी की चुनौती थी कि बीजेपी 30 सीटें ही जीतकर दिखा दे। बंगाल की जनता ने दोनों की ही बातें नहीं सुनी और अपना फैसला सुनाया। ममता की पार्टी टीएमसी ने सिर्फ बंगाल में जीत दर्ज नहीं की, इस जीत का संदेश पूरे देश में भी गया। बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं की इस जीत का रंग बहुत गहरा है। खुशी का ये रंग सिर्फ बंगाल में नहीं है, 7 सालों से तमाम राज्यों में हाशिए पर पड़े विपक्ष के चेहरे पर रौनक लौट आई है। কোভিডের প্রোটেকশনটা মেইনটেইন করে চলুন। আমি এখনো প্রেসকে মিট করিনি, আমি প্রেসকে মিট করে কিছু কথা বলবো। करीब 1.5 महीने तक व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करने वाली ममता बनर्जी अब अपने पांव पर खड़ी है। उनकी अगुवाई में टीएमसी की इस प्रचंड जीत ने साबित कर दिया है कि बंगाल में ही नहीं, आज की तारीख में विपक्ष में भी उनसे ज्यादा ताकतवर कोई और नेता नहीं है। बीजेपी की लंबी चौड़ी सेना बंगाल विजय के लिए निकली थी, लेकिन उनके सामने अकेले ममता बनर्जी ने लोहा लिया। लड़ाई ऐसी हुई कि टीएमसी और कांग्रेस का अता पता करीब करीब लापता हो गया। ममता की इस बंगाल विजय का संदेश बहुत बड़ा है। इस जीत के साथ ममता बनर्जी निर्विवाद रूप से बंगाल की सबसे बड़ी नेता बन चुकी हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल में ध्रुवीकरण की कोशिशों को थाम लिया। ममता ने साबित कर दिया कि उनमें है टीम मोदी से मुकाबला करने की कुव्वत। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष ममता बनर्जी को आगे करके एकजुट हो सकता है। बंगाल में बीजेपी की करारी हार के चलते 2024 चुनाव की उसकी तैयारियों पर असर पड़ सकता है। हालांकि बंगाल की जनता में मोदी की लोकप्रियता कम नहीं है, ये 2019 लोकसभा चुनावों में लोग देख भी चुके हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए पूरा बंगाल था। दूसरी तरफ ममता बनर्जी थी, जिनके सामने अपना किला बचाने की चुनौती थी। ममता ने बिल्कुल सधी हुई रणनीति से काम लिया। बीजेपी की रणनीति नाकाम रही। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी। बंगाल में अब दीदी ही दीदी नजर आ रही हैं। मौसमी सिंह के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। बंगाल में टीएमसी की रिकॉर्ड जीत के पीछे ममता बनर्जी की मेहनत है, तो उसके पीछे चुनाव के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर का दिमाग भी। प्रशांत किशोर ने जो दावा किया वो बिल्कुल सही निकला। एक बार फिर से प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति असरदार रही। एक बार फिर से प्रशांत किंग मेकर बनकर उभरे। उनसे बात की हमारी साथी अंजना ने। प्रशांत जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, अब की बार 200 पार का नारा उन्होंने दिया था, लेकिन 200 पार इधर हो गया है। 2 मई दीदी फिर से आई। आपने कहा था कि 100 के नीचे रह गए तो अगर 100 पार कर गई बीजेपी तो आप ये काम छोड़ देंगे। क्या मन बनाया अब आपने? जी, मैंने तो अब बीजेपी 100 पार करे न करे, मैंने तो अभी घोषणा कर दी है कि मैं ये काम छोड़ रहा हूं। ऐसे भी छोड़ना था। बाकी अगर तृणमूल को 200 से ज्यादा सीटें आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुश हैं हम। गॉड हैज बीन काइंड। क्या ऐसी 3 बातें रही प्रशांत किशोर जो कि डिसाइसिव रही प्रशांत जी, जिनकी वजह से ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, वहां पर कैलाश विजयवर्गीय का 2 साल से डेरा डालना, सब कुछ को ध्वस्त करते हुए इतनी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही हैं? 3 बड़ी बातें आपकी नजर में, और आपने क्या क्या किया था ये भी जरा बता ही दीजिए। देखिए, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि ये 3 वजह है जिसकी वजह से जीत या हार हुई है। किसी की जीत या हार इट्स बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन और अदर। मुझे लगता है कि बाई लार्ज बीजेपी वो जो है वो 2019 का जिन्होंने अपना कैंपेन या जो प्रयास या जो आउटरीच किया था
वो उसी के मॉडल को आगे बढ़ाकर उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीतने का प्रयास किया। और 2019 से 2021 के बीच में जो चेंजेज हुए हैं, जो पॉलिटिकल साइड में चेंज हुआ हो या दीदी के अपने साइड से चेंज हुआ हो या दीदी की सरकार में जो चेंजेज हुआ, उसको कहीं उन्होंने अकाउंट फॉर नहीं किया, जिसकी वजह से कि उनको ये भारी नुकसान हुआ। लेकिन प्रशांत जी, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं छोड़ूंगा और अब जीत के बाद भी आप छोड़ रहे हैं, तो चित भी पट भी मतलब पहले से ही छोड़ा हुआ था, तो बेवजह का उनको उलझा रहे थे आप? नहीं, ये तो अब आपका बोलने का तरीका है। भाई लोगों ने ये कहा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, 100 आ जाएगा तो भी नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूं अब उनको 100 नहीं आया तब भी छोड़ रहे हैं। ये आपको या उस तरह के जो लोग हैं उनको लगता है कि ये कोई ऐसी चीज है जो मैं जिंदगी भर करते रहना चाहता हूं या मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है, ऐसी बात नहीं है। वो एक बात कॉन्टेक्स्ट, एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी, क्योंकि बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा था कि अब की बार 200 पार, जैसा आपने बताया। हम लोग का अपना जो ग्राउंड असेसमेंट था, और ये बात मैंने दिसंबर में कही है, कोई अभी नहीं कही है, हम लोग का जो अपना ग्राउंड असेसमेंट है 1 साल काम करने के बाद, उसमें हम लोग को ये बहुत क्लियर था कि तृणमूल और बीजेपी के बीच में कम से कम 8 से 10% का वोटों का फासला हम लोग को दिसंबर से दिख रहा था। अब अगर 8 से 10% वोट का फासला दो पार्टियों के बीच में है, उसके आधार पर बीजेपी का जो वोट शेयर हम लोग के समझ में बात जो आ रही थी वो 37 से 41-42% के बीच में रहने वाला था। और उसके 37-38% वोट शेयर के साथ जब आपने मेरे से बात की तो आपने बताया भी था, आपने कहा था कि अगर उनको 40% वोट आ रहा है तो 100 से नीचे कैसे रहेंगे। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि 40% वोट लाकर भी बीजेपी 100 से ज्यादा नहीं सीट जीत सकती है, क्योंकि ये बाइपोलर लड़ाई है। बंगाल में जीतने के लिए आपको 45% वोट चाहिए कम से कम। और बीजेपी, और आपको याद होगा आपने एक कोई क्लब हाउस का हवाला देते हुए बड़े सारे सवाल किए थे कि मैं बीजेपी की ताकत को यहाँ मान रहा हूँ, मैंने डिफीट कंसीड कर दिया है। मैंने उस समय भी ये बात बताई थी, फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी अपने अपोनेंट को समझना, उसके स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना, उसका कॉग्निजेंस लेना, ये बेवकूफ़ी नहीं है। अगर आप अपने ओपोनेंट को बेवकूफ समझते हैं या ओपोनेंट को हल्का समझते हैं या ओपोनेंट के स्ट्रेंथ को नहीं काउंट करते हैं तो ये बेवकूफ़ी है। मैंने ये कहा कि मोदी जी पॉपुलर है, मैंने ये कहा बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, तो लोगों को ऐसा लगा कि भाई, और लोगों को ऐसा लगा नहीं, कुछ लोगों ने ऐसा चलाने का प्रयास किया कि प्रशांत किशोर ने तो डिफीट कंसीड कर दी। मैंने आपको ये कहा बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, और दैट इज द रीजन। 19 में हार की एक वजह ये थी, तृणमूल की हारे नहीं थे, मतलब जो उनको सेटबैक लगा था कि दे डिड नॉट टेक बीजेपी एज सीरियसली एज दे शुड हैव टेकन इट। तो अगर आप बीजेपी को सीरियसली लेंगे तो उसके स्ट्रेंथ्स को, उसके वीकनेसेस को ठीक से अध्ययन करेंगे, तभी आप उसका काउंटर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि तृणमूल ने पिछले 1 साल में बीजेपी के स्ट्रेंथ, वीकनेस, उनकी कार्य पद्धति, उनका कैंपेन का तरीका, सब चीजों को ध्यान से देखा, उसका अध्ययन किया, फिर उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाई, जिसकी वजह से ये जीत हासिल हुई है। बीजेपी 19 के ही अपने हाइप में जी रही थी। बीजेपी को ऐसा लगा कि 19 में जो कर रहे थे वही काम यहाँ पर आकर फिर और गस्टो या और ज्यादा रिसोर्स के साथ करेंगे तो बस उतना कर देने से ही हम जीत जाएंगे। आप अमित शाह जी का अगर बयान सुनेंगे, उन्होंने बार बार ये कहा कि भाई हमें तो 2019 में जब किसी को भरोसा नहीं था तब 18 सीट आ गई, अब तो लोगों को भरोसा हो गया है इसलिए ज्यादा सीट आ जाएगी। ऐसा होता नहीं है, जैसा मेरी अपनी समझ है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 19 का कॉन्टेक्स्ट दूसरा था, अभी का कॉन्टेक्स्ट दूसरा है।